तो अगर आप प्ले बॉय रहे भी हैं ना, तो चलें ये भी आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी चाहने वाले हैं उनको भी जो है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं होते। कभी जब उनको बताया जाता है ना कि आप बाकी एक ज़माने में प्ले बॉय रहे हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, खान साहब ने तो ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। जबकि आपके कितने स्कैंडल जो है वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर आ चुके हैं, कितनी आपकी ऑडियोज आ चुकी हैं, मुबैना ऑडियोज। जो लोग नहीं जानते कि प्ले बॉय क्या होता है, कौन होता है, मैं बता दूं नाज़रीन, एक ऐसा शख्स जो औरतों का रसिया हो उसको प्ले बॉय कहा जाता है, जिसकी एक वक्त में बहुत सी ख़वातीन के साथ दोस्ती हो, ताल्लुकात हो, जिस्मानी ताल्लुकात हो, उसको प्ले बॉय कहा जाता है। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी को लड़ने में सवे अव्वल की दुनियावी कुव्वत बन के उभरे और दुनिया हमें नोटू दे और हम दुनिया की हिफाजत करें और किसी ना किसी तरीके से दुनिया को इस मुश्किल से निकाल दें। और नाजरीन, ये वही पॉलिसी है जिसके तहत पाकिस्तान को माजी में बेशुमार नोटू मिला है। एक तरफ हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है, एक तरफ भारत का जैसे जैसे रुतबा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान की बची कुची इज्जत भी नष्ट होती चली जा रही है। जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ रही है वह उससे कई हज़ार गुना तेज़ी से पाकिस्तानियों की जाहिलियत बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ इसको बोल दो, उसको बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, हम तो ये चीखें निकाल देंगे, हम तो अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, हम तो भारत पे हमला कर देंगे, हम तो कश्मीर छीन लेंगे, हम तो इजराइल वापस फ़िलिस्तीन को ज़मीन छीन के वापस फ़िलिस्तीन को दिलाएंगे। दुनिया भर में टांग अड़ाना, चाइना को हम ये वो सब कुछ, मतलब दुनिया भर को बोल देना, सिर्फ और सिर्फ अपने पे सुधार ना करना, ये आज की नहीं बहुत पुरानी आदत रही है। कि शॉर्टकट क्या है, आराम वाले जीवन के लिए शॉर्टकट क्या है वही जानती है कौम। जनरल बाजवा ने इमरान खान से बाकायदा इस बारे में बात की थी और इसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया है। इन बातों से तो ये लगता है कि जब आप सियासत में थे आप तब भी ये प्ले बॉय वाली हरकतें करते रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने खुद भी इस बात को माना है कि वो प्ले बॉय रहे हैं। अब इस एतराफ़ के बाद, क्योंकि ये किसी टीवी के ऊपर तो उन्होंने एतराफ़ किया नहीं, जो पीटीआई के बीट रिपोर्टर्स हैं उनके सामने एतराफ़ किया है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद इमरान खान साहब 62-63 की शक के ऊपर पूरा भी उतरते हैं कि नहीं उतरते, कि एक आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि जी मैं प्ले बॉय रहा हूं। अब वो उस प्ले बॉय रहने के उसके अंदर वो किस हद तक गए हैं, क्या क्या कुछ कर चुके हैं, सानू नहीं पता, हमें इस बात का नहीं पता। अलबत्ता इस मामले का एक केस तो ऑलरेडी अदालत में चल रहा है और जनवरी में उसकी डेट भी है, वो जो मुबैना बेटी वाला है। तो देखें अब क्या क्या वहां से चीजें निकलती हैं। उसके बाद फिर और भी मुतादिद खवातीन जो कि इमरान खान के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ती हैं और इमरान खान साहब ने कभी उस पर ना कभी हाँ की ना कभी ना की, उस पर भी फिर इसका मतलब है कि मोहर सख्त हो जाती है कि आप ठीक है ऐसा ही था। अब नाज़रीन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कई ऐसे लोग हैं, हमारी पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि इमरान खान के साथ माजी ऐसा रहा है, लेकिन क्या उनका ये तो माजी बईद है ना, बहुत पहले की बात है, उनकी जवानी की बात है, जब वो शादीशुदा भी नहीं थे तो उनका एक इमेज था प्ले बॉय का, ये तब की बात है। उसके लिए तो कौम ने इमरान खान को माफ़ कर दिया कि चले कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है, जवानी में लोग ऐसा करते हैं। इमरान खान साहब ने कब इनकार किया कि उन्होंने फरिश्तों वाली ज़िंदगी गुजारी है हमेशा, लेकिन क्या अभी भी ऐसा हो रहा है? सवाल ये है, क्या अभी भी ऐसा हो रहा है? तो चौधरी वो फिर करीबी नहीं रहे। बुशरा बीबी के आने के बाद जहां पे जहांगीर तरीन रांदा दरगाह हुए वहां पे चौधरी को भी निकाल दिया गया, वो दोस्ती खत्म हो गई। हर वो शख्स जो कि इमरान खान साहब के करीब था, बुशरा बीबी के अक्त में आने के बाद वो सब खत्म हो गया। पता ये लग रहा है जनाब के ओन चौधरी ऐसे शख्सियत हैं जो कि हर तरह की, पता ही आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है ओन चौधरी का और इमरान खान का क्या ताल्लुक था और ओन चौधरी के पास इमरान खान का हर राज है। 2023 में अगर पाकिस्तान की मईशत का यही हाल ना हुआ तो मैं आपके सामने मुजरिम हूँगा। ये इस आवाज़ को दबाना चाहिए कि हम माजी के घिसी पिटी और फजूल और फसूदा उस तरह की पॉलिसीज़ पे अब हम अमल पैरा नहीं हो सकते। अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को सही करना है तो वो दूसरों की बर्बादी के बगैर भी हो सकती है। जेनुइनली अगर आप इंडिया की ग्रोथ को देखें और बांग्लादेश की, तो मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत हद तक अपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर तरीके से कम पाकिस्तान से बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात के बाद उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और कहा दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करेंगे। पहले उन्होंने अफगानिस्तान में दाखिला लिया, फिर उन्होंने देर दबदब फेंटी लगाई सद्दाम हुसैन की। दुनिया तब्दील होगी, हमें ये समझना चाहिए। और वो माजी अगर ऐसी बात है जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है, पाकिस्तान के हम शदीद मौशी बहरान में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब काफ़ी हद तक लोगों को ये समझ में आ गई है कि वो पुरानी
घिसी पिटी चीज़ें नहीं चलती। अब मीडिया का भी दौर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ का इदराक है हर एक लेवल के ऊपर। मईशत में जो बैरूनी फंडिंग थी उसका टीका लगता रहा और पाकिस्तान की मईशत किसी न किसी हद तक जो है ना वो चलती रही या रेंगती रही। और चाहे वो 80s का दौर हो या इवन 90s, लेट 90s से लेके और अब तक कोलिशन सपोर्ट फंड से लेके और जो कोल्ड वॉर के फंड्स थे, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में ज़ाहिर है कि एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। और शायद बल्कि यकीनन यही वो बैरूनी इमदाद या ये बहुत सारी एड्स थी जिनकी वजह से पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पाई। लेवल प्राइस जो रुपए की वैल्यू है, ये शायद कम से कम 20-25 रुपए और पाकिस्तान का रुपया डी वैल्यू हो जाए। ये मैं बिल्कुल मुझे पता है कि एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की माशी समत को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, एक सबसे पहली बात ये कि जो प्रोग्राम में हम कम डिस्कस किए हमने कि ये केयर टेकर और टेक्नोक्रेट के सेटअप की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के ये सेटअप कोई ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। पहली बात तो ये लोगों को समझ लेना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के पीछे ये जो गिरता हुआ हमारा बढ़ता हुआ करंट अकाउंट का खसारा और बढ़ती हुई कीमतें और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, और ये मैं दोबारा आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों को बता रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है। आइंदा आने वाले चंद महीनों में या बिलखुसूस 2023 के जून तक ये प्रोग्राम बेशक रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, जो अभी प्राइसेस का लेवल है कम से कम प्राइसेस से डबल हो जाएंगी। और मैंने तब नया नया मीडिया ज्वाइन किया था। 2 मई 2011 को पाकिस्तान से एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत को पकड़ा गया और फिर यही थी ना तारीख। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खैराबाद कहा गया। अब किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के मामलात संभल गए, पाकिस्तान कहीं भूल भुलाइयों में गुम गया, लेकिन अब दोबारा से पाकिस्तान की अहमियत उजागर हो रही है। 2 मुल्क ऐसे हैं जो डीएनए चेंज किया या नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान से बहुत हद तक बेहतर तरक्की कर गए। इंडिया आपके सामने है। पाकिस्तान देश ही ऐसा है जो लगता है शायद 200 साल पीछे चल रहा है। आज पूरी दुनिया में कितनी गजब गजब की बातें हो रही हैं। पूरी दुनिया डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। पूरी दुनिया एक से एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की बात हो, चाहे एआई में इन्वेस्ट करने की बात हो, क्लीन एनर्जी और इन सब चीज़ों पे व्यापार कैसे बढ़ेगा, व्यापार बेस्ड इकोनॉमी कैसे और बढ़ेगी। सबको पता चल गया कि व्यापार है तो आपकी इज्जत है, वरना जो समय अभी चल रहा है या जो समय आने वाला है उसमें तो और भी ज़्यादा। अगर आपके पास में अच्छा खासा चलता व्यापार नहीं है, जिस व्यापार के चलते ही सिर्फ आप दुनिया आपसे दबेगी। अब आप सोचो कि आप गुंडागर्दी करके बाकी सब करके वो दौर ही बीत गया, वो बहुत पीछे बात चली गया, वो होने नहीं वाला है। तो पाकिस्तान आज भी वही बाबर के दौर में जी रहा है। पाकिस्तान आज भी वही पत्थर छाप उसमें ज़माने में जी रहा है। आज भी उसको यही लगता है, बल्कि लगता क्या है, इनकी पूरी प्लानिंग थी। इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि इनका कहना था कि हमने कम से कम 6-7-8 लाख की फ़ौज तैयार कर लिया, हमारी अपनी पाकिस्तानी फ़ौज, उसके आगे जो है तालिबानी हमारी फ़ौज बन जाएगी, तो ये सब मिल करके 8-10 लाख के आसपास में फ़ौज बन जाएगी। अब ये सब जो है इनके एक चीज़ जोड़ेगी, वो है इस्लाम का झंडा, मजहब का झंडा। अब उसके बदौलत पहले ये जो सेंट्रल एशिया वाले गलत रास्ते पर निकल गए, पहले हम उनको सुधारेंगे, पहले हम वहाँ तक में कब्जा करेंगे, सुधारेंगे मतलब कब्जा करेंगे। पहले हम उन सब का कब्जा कर लेंगे, फिर हम कश्मीर फतेह करेंगे, फिर हम नेपाल फतेह करेंगे, फिर हम दिल्ली फतेह करेंगे, फिर हम बंगाल फतेह करेंगे। इस टाइप की करते करते तमिलनाडु तक पहुँच जाएंगे। यही योजना इस कौम की बाकायदा एक एक दिमाग में थी। जब तालिबान सत्ता में आए तब जैसे इनको लगा कि अब तो हमारा सपना सच ही हो गया। कुछ दिन की बात और है, जो जितने काफिर रहते हैं भारत में उन सबको घरों से भगा देंगे, उनके घरों पे हम कब्जा कर लेंगे। ये सब सोच पाकिस्तानियों की थी। वो तो तालिबानियों ने इनको इनकी औकात दिखा दी, इनकी इतनी मार पीट कर करके, इनको इतना धमाके कर करके, इनने इतना छीन चपाटा करके सब करके औकात दिखा दी। वरना ये कौम सपने देख रही थी। जब इनके इतने बड़े नेता आगे बोलते थे कि तालिबान को कश्मीर फतेह करके देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आम पब्लिक का जो दिमाग होगा वो तो फिर और कितने बड़े सपने पाल रखे होंगे उसने।